हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पीवाईक्यू सेशंस। और चैप्टर 3 के पीवाईक्यूज हम लगा रहे थे और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। ठीक है, तो जल्दी से इनको कर लेते हैं सबको। काफी सारे पार्ट बन चुके चैप्टर नंबर 3 के। आई थिंक सो ये 7th या 8th पार्ट होगा। और मैं पहले ही बता चुका कि ये 6 चैप्टर्स काफी लेंथी चैप्टर्स हैं। ठीक है, काफी इनमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। ये 1 2 3 4 7 और 9 सारे एकदम लेंथी चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए इनके जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस हो उतनी प्रैक्टिस करना। ये मत सोचना कि इतने सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग या थोड़ा हमें तो आलस आ रहा है देखने में या कोई क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये सब मत सोचना। सिर्फ ये 6 चैप्टर्स हैं जिनमें तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। बाकी के जो चैप्टर्स हैं, हाँ वो भी कॉन्सेप्चुअल है मान लिया, बट स्टिल उनमें तुम कम एफर्ट में भी ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। चलो जल्दी से क्वेश्चन। अब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। पिछले जितने भी सेशंस हैं सब में सारे कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं काफी अच्छे से। और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से बस इसको पढ़ो और करते जाओ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी से इसका आंसर करो। ठीक है, चलो। एक्सप्लेन हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल एट कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन एन एवरेज वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, डेरिवेशन है और ऊपर वाला थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है ये पहले। ठीक है, तो इसको कर लेना। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसिडर टू कंडक्टिंग वायर ए एंड बी ऑफ द सेम डायमीटर बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। दो वायर्स हैं, ए और बी। ठीक, इनका सेम डायमीटर है, यानी कि एरिया सेम बोल दो, लेकिन इनका जो मटेरियल है वो चेंज है। जॉइंट इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी, इन दोनों वायर को हमने सीरीज में ज्वाइन किया एक बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है एक बैटरी के अक्रॉस। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए इज 1.5 टाइम्स दैट इन बी। नंबर डेंसिटी ए की वो 1.5 टाइम्स है नंबर डेंसिटी बी की। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर ए टू वायर बी। सिंपल क्वेश्चन एकदम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो पूछा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, याद है ना सबको? 5 करोड़ क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसी के बेस पे। चलो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आई अपॉन एन ई ए। करंट सेम है क्योंकि सीरीज है, कैंसिल कर दो। एरिया सेम क्योंकि उसने बोला है डायमीटर सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। बाकी क्या बचा? एन ए और एन बी, इसको उल्टा कर दो, एन बी अपॉन में एन ए। और ये तो हमें गिवन है, एन बी अपॉन एन ए कितना गिवन है? 1/1.5। ठीक है, गलती से 1.5 मत लिख देना, उल्टा हो रहा है ये रेशो। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये तो इसलिए रेशो उल्टा हो रहा है, एन बी अपॉन एन ए। तो लिख दो इसको, 1/1.5 कितना आ जाएगा? 5 टू 10, 5 3 15। आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, फ्री नंबर थे 5 मार्क्स ये, जिस पे ईयर में पूछा गया। आई थिंक सो 2021 या 22 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 5 मार्क्स में था देखो, इजीली 5 मार्क्स तुम कर सकते हो इसको। और ऊपर डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो कर लेना प्लेलिस्ट से। ठीक, आ जाओ जरा आगे। अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को एक बार, और पढ़ने के बाद इसको समझो। पढ़ा? A cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable load resistance capital R. Draw the plot showing the variation of V versus R and the current. ठीक है, लास्ट सेशन में जस्ट इसके ही पिछला जो सेशन है उस पे हम लोगों ने 3 ग्राफ प्लॉट करे थे। उन 3 ग्राफ में से 2 ग्राफ के बारे में उसने पूछ लिया। ठीक है, तो अब डिटेल में नहीं बताना क्योंकि ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट सेशन में, बहुत डिटेल में बताया था ग्राफ कैसे बनाने हैं। तो फटाफट से बस इसको रिवाइज करने के लिए देख लेते हैं। V वर्सेस R, इसका ग्राफ कैसे बनाया था हम लोगों ने? इस तरीके से ऐसे गया था और ऐसे कर्व के फॉर्म में, यहाँ पर ईएमएफ था E। ठीक है, बस ये बन गया हमारा ग्राफ। और V वर्सेस I का ग्राफ, ये तो हमने क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैच किया था और इस तरीके से मिल गया था हमें ग्राफ। नीचे की तरफ को V वर्सेस I का ग्राफ, ये पॉइंट क्या था? ईएमएफ के बराबर। और इस ग्राफ का जो स्लोप था वो कितना था? माइनस का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बी पार्ट पे आ जाते हैं। थ्री सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई बट इंटरनल रेजिस्टेंस 2R 3R 6R आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ रेजिस्टर R। पहले इतना डायग्राम बना लेंगे। ठीक है यार, खुद का माइंड यूज करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मेरे सॉल्यूशन को तब देखना जब तुमसे क्वेश्चन ना बन पाए। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन से फाइट करो, देखो उसमें कुछ हो पा रहा है तुमसे कि नहीं।
अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा कि पता ही नहीं चल रहा क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे करना है इसको, तो फिर मेरे सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, और हर क्वेश्चन में यही करना है तुम्हें। पहले क्वेश्चन से थोड़ी सी लड़ाई करो, और अगर हार जाओ फिर इधर आ जाओ। ठीक है, तीन सेल है, तीनों का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2R 3R, और इसको कैपिटल आर से हमने कनेक्ट कर दिया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल। ठीक है, अब सुनो जरा, सिंपल क्वेश्चन एकदम। तीन सेल पैरेलल में है, ठीक है, तो अगर सेल पैरेलल में हो तो क्या करते हैं हम लोग, उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर लो। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, 2R 3R 6R का, बिल्कुल कर लो। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 2R 3R 6R, एलसीएम ले लो 6R, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6/6 R आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें स्मॉल आर। बात समझ आई? ठीक है, और ईएमएफ चेक कर लो, ई इक्विवेलेंट। याद है तुम्हें फॉर्मूला रन करने से मना किया था, और जिसने भी याद किया हो तो वो कंडीशन के साथ याद करने को बोला था मैंने। ठीक है, सिर्फ ये मत करना है कि इस वाले फॉर्मूले को रट के चले जाओ, दूसरा फॉर्मूला देखो ही ना। क्यों? अब देखो उसने तीन सेल पूछ लिए, ये फॉर्मूला तो तभी चलेगा ना जब दो सेल्स होंगे पैरेलल में। उसने क्या कर दिया, उसने तीन सेल्स दे दिए, अब मजबूरी है हमेशा हमें वापस उसी फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा जिससे हम बच रहे थे। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना। कर दे सॉल्व इसको, बिल्कुल कर दो। ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना आया, स्मॉल आर के बराबर, ईएमएफ सबका ई है। ठीक है, रेजिस्टेंस पहला है 2R, फिर है 3R, फिर है 6R। आर कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, आर 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 नीचे से एलसीएम लो इन तीनों में से। ठीक है, तीनों में से आर को कॉमन लो और इधर वाले आर से कर दो कैंसिल। बाकी क्या बचा उसको लिख लो, कैपिटल ई कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1/2 1/3 1/6, और ये मिलकर के कितना हो जाएगा, ये मिलकर के हो जाएगा 1। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा वापस से ई। तो सिंपल क्वेश्चन बन गया है तो हमारे लिए। ठीक है, उसने करंट पूछा है, करंट निकाल देते हैं। यानी कि मैं इन तीनों सेल को सिर्फ एक सेल से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका ईएमएफ है ई। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है ई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है आर। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, करंट उसने पूछा है यहां से, तो करंट निकाल दो कितना होगा, ओम्स लॉ लगा दो, आई इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। ऐसे करते हो ना? ठीक है, पूरे सर्किट में लगा रहा हूं मैं ओम्स लॉ, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज है ई, ये ऐसे समझो किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं। ओम्स लॉ वगैरह में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो किरचॉफ लॉ तो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पे किरचॉफ का लूप रूल लगा दो इस तरीके से। देखो, प्लस से बाहर निकले तो प्लस का ई, फिर करंट के साथ चले तो माइनस का आई आर, फिर करंट के साथ चले तो माइनस का आई स्मॉल आर। यहां से भी सॉल्व करोगे, आई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब सेम ही आएगा। ठीक है, तो चाहे ओम्स लॉ लगाओ चाहे किरचॉफ लॉ लगाओ, बेटर रहेगा कि तुम लोग किरचॉफ लॉ से करो, क्योंकि ओम्स लॉ में कंफ्यूजन होती है, कहाँ पे वोल्टेज को वी लिखना है, कहाँ पे वोल्टेज को ईएमएफ के इक्वल लेना है, ये थोड़ी बहुत ये कंफ्यूजन चलती रहती है सबके दिमाग में। तो बेटर है कि किरचॉफ लॉ से ही करंट वगैरह या जो भी सर्किट का पार्ट पूछा जाए, ठीक है, किरचॉफ लॉ की हेल्प से ही करो। दूसरा उसने पूछा था कि इस सेल के अक्रॉस वोल्टेज बताओ। सेकंड पार्ट पढ़ोगे ये देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट सेल। तो इक्विवेलेंट सेल जो आया इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ कितना होगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, देखो इन दोनों पॉइंट से ये सब कनेक्ट है, और इन्हीं दोनों पॉइंट से ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के होंगे वही वोल्टेज इस सेल के अक्रॉस होंगे? बोल सकते हैं ना हम लोग, इन्हीं दोनों पॉइंट से ये कनेक्ट है और इन्हीं दोनों पॉइंट से ये पूरा कनेक्ट है। जब सेम दो पॉइंट से कोई भी चीज कनेक्ट हो उनका वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, ये भी लास्ट सेशन में पढ़ा था हम लोगों ने। तो मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें। पहले इस सेल के लिए देखो, मुझे नहीं मतलब नीचे क्या कनेक्ट है, मैं बस इस सेल को देख रहा हूँ। ठीक है, इस सेल को नोटिस करो और देखो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकाले जाए। तो सेल के अक्रॉस वोल्टेज निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। तो वोल्टेज निकाल दो यहां से, E माइनस आई आर, यही उसने पूछा है। ठीक है, ये होगा E इक्विवेलेंट जो कि E के बराबर है, और ये होगा R इक्विवेलेंट जो कि R के बराबर है। ठीक है, और करंट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं इधर,
ई अपॉन में आर प्लस आर, करंट हम निकाल चुके, ई अपॉन आर प्लस आर, इसको सॉल्व कर देना, वोल्टेज तुम्हें मिल जाएगा। अभी कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर हमने इसको यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, वोल्टेज तो मिल गया ना हमें, ई माइनस आई आर, तो फिर हम इसको आगे भी सॉल्व कर रहे हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि हमें आई की वैल्यू भी पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात होती है, ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है जो बताने जा रहा हूँ। एक बेसिक सी बात होती है, क्वेश्चन में जो चीज नहीं गिवन, आंसर हम उसके टर्म में नहीं छोड़ सकते। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन में जो डेटा नहीं गिवन, आंसर में वो डेटा नहीं आना चाहिए। ये एक बेसिक सा रूल है किसी भी आंसर को लिखने का। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में नोटिस किया, क्या क्वेश्चन में उसने ईएमएफ के बारे में बात करी थी, बिल्कुल करी है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करी है, बिल्कुल करी है। कैपिटल आर के बारे में बात करी है, बिल्कुल करी है। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने करंट के बारे में कुछ बोला है, हमें कुछ नहीं बोला उसने, पता ही नहीं करंट कितना है, वो तो हमें निकालना था ना। बात समझ आई, तो क्वेश्चन में जो चीज नहीं गिवन होगी, आंसर में वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो हमारे आंसर में तो आ रहा था करंट। ठीक है, ये देखो, मुझे ईएमएफ से कोई दिक्कत नहीं, उसने खुद बताया है ईएमएफ इतना होगा, मुझे आर इक्विवेलेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम निकाल चुके। मुझे आई से प्रॉब्लम है, आई के बारे में उसने कोई डिटेल नहीं दे रखी। तो हर क्वेश्चन में ध्यान रहे, जब भी तुम इस तरीके से वेरिएबल की फॉर्म में आंसर निकालो, एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना, क्या तुमने कोई ऐसा वर्ड तो नहीं लिख दिया जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ गिवन ही ना हो। ठीक है, तो करंट था ऐसा वर्ड जिसके बारे में क्वेश्चन में नहीं गिवन, वो हमने कर लिया फाइंड। ठीक है, और फाइंड कर लिया तो वैल्यू पुट कर दो। समझ आया वैल्यू पुट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी कर दिया जाए, इतना कर दिया तो हमने आर प्लस आर को एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा ए आर प्लस ए आर, अब बस कैलकुलेशन है। ठीक है, बस ये बन गया ई आर अपॉन में आर प्लस आर, आ गया वोल्टेज। अच्छा, अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालूं, इधर से वोल्टेज निकालूं, तो तुम कैसे निकालोगे वोल्टेज, तुम बोलोगे सिंपल, V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है वो तो हम निकाल चुके, ई अपॉन आर प्लस आर, अभी भी तो सेम वोल्टेज आया। ठीक है, अभी तो सेम वोल्टेज आया। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो अभी के लिए एग्जाम से पहले जितने भी अप्रोच तुम्हें नजर आ रही है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते इसको, हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, उससे तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना आएगा कि इसमें ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब एग्जाम में तो हम फिर कैसे भी कर देंगे। ठीक है, कभी भी स्टक मत हो जाना कि बस इसी तरीके से हम करेंगे, दूसरा मेथड दे रखा है तो हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे नहीं, ऐसा मत करो। जितने भी मेथड से जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है, कोशिश क्या करो कि हर मेथड से उसको करो। क्वेश्चन क्लियर हुआ फिलहाल ये। ठीक है, चलो, 5 मार्क्स मिल गए हमें, आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसा क्वेश्चन एकदम। ठीक है, अपने क्वेश्चन एकदम हलवा लगना चाहिए तुम्हें। पढ़ो, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, आंसर दो, आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फटाफट से बस इसका सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन का पहला रूल क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये चीज मत भूल जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। करंट फ्लोज थ्रू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉपर वायर ऑफ इक्वल लेंथ, बट देयर रेडियस आर इन द रेशो 1:2। रेडियस का रेशो गिवन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो उसने पूछा है। तो जस्ट अभी पीछे क्या है हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीरीज बोला है, करंट सेम होगा, कट कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, कट कर दो। नंबर डेंसिटी सेम होगी, कट कर दो। क्यों सेम होगी, क्योंकि मटेरियल सेम है। बचा क्या, एरिया, तो एरिया को लिख दो, A2 अपॉन A1। एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा, 2:1। आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन बी 1 नंबर मिला। कलेक्ट करो 1 नंबर और आगे बढ़ो। ठीक है, बस ऐसे ही करते जाओ। चलो, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज 19 वोल्ट व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट। उसने बोला है कि 19 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन जब करंट कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा। इट रिड्यूसेस टू 17 वोल्ट, अब वोल्टेज कितना हो गया, 17 वोल्ट। when the current supply by the cell is 3 एम्पियर, जब करंट कितना है, 3 एम्पियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। उसने दो वोल्टेज दे रखे हैं, दो करंट दे रखे हैं, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें पता है, ये वाली, इसमें पुट करो, दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम। E इक्वल्स टू
केस वन इक्वल्स टू V1 प्लस I1 R। V1 कितना है 19, करंट कितना है 1, R तो R रहेगा, तो इक्वल्स टू 19 प्लस R। ठीक है सर, आपने ये ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में 1 और 2 क्यों नहीं लगाया? भाई किसी भी चीज का ईएमएफ, किसी भी चीज का क्या, किसी भी सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर के वोल्टेज या करंट से चेंज नहीं होगा। ठीक है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर की वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो वो सेम रहेगा हमारे हमेशा। और ये ग्राफ भी बनवाए थे तुम्हें लास्ट सेशन में, याद हो जिस जिसको, देखो इस तरीके से ग्राफ था ना, ई और कैपिटल आर का, और हमने कांस्टेंट बनाया था कि ईएमएफ जो है रेजिस्टेंस वगैरह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो। केस टू में वोल्टेज कितना है 17, करंट कितना है 3। इक्वेशन नंबर 2, बस इन दोनों को इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से 19 प्लस आर इक्वल्स टू 17 प्लस 3 आर। 19 माइनस 17 टू, 3 आर माइनस आर 2 आर, आर की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। ठीक है, यूनिट को मत भूल जाना। आर की वैल्यू यहां पुट करो और ईएमएफ मिल जाएगा तुम्हें 20 वोल्ट। 19 प्लस 1 20 वोल्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स फिर से फ्री के। देखो ये जितने भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यार, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रहे मेरी, जो सिंपल क्वेश्चन होंगे एग्जाम में गलती होने के चांसेस उसी में होंगे, क्योंकि तुम लोग एकदम एक्साइटेड हो जाओगे, अरे ये तो हमारा एकदम कंफर्ट जोन का क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं इसको, तो फटाफट के चक्कर में गलती हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी इजी क्वेश्चन हो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसको थोड़ा सुकून से करना। ठीक है, आ जाओ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर इसके बाद ये करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन पूछा गया। ठीक है, J इक्वल टू सिग्मा ई प्रूव करना है, डेरिवेशन है, कर लेना। और फॉर्मूले से ही फिर ये पता चल जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगले पर आओ। An emitter of resistance 0.81 ohm reads up to 1 ampere. The value of required shunt to increase the range to 10 एम्पियर। हालांकि चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे तुम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हो, बट इसलिए थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर सकते हो। ठीक है, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.81 ओम, एक एमीटर था, इसका रेजिस्टेंस है 0.81 ओम और इसमें से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस का मतलब पैरेलल में जो हमने रेजिस्टेंस लगाया, पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसने पूछा है कि इस शंट रेजिस्टेंस की कितना वैल्यू हो टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर, ताकि मैं एमीटर में 10 एम्पियर का करंट दे सकूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। अभी जिसको समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 में फिर से कराऊंगे। फिलहाल इसमें करंट गया 10, इसमें करंट गया 1, तो बचा हुआ करंट ऊपर आ जाएगा 9 एम्पियर। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस चेक करो, एक बार वोल्टेज इधर से नोटिस करो और एक बार वोल्टेज इधर से नोटिस करो। ठीक है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है दोनों, तो वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे। ऊपर से वोल्टेज चेक करो कितना होगा, करंट है 9, रेजिस्टेंस है S, तो 9 इंटू एस इक्वल्स। नीचे से वोल्टेज चेक करो कितना होगा, करंट है 1 और रेजिस्टेंस है 0.81, तो 1 इंटू 0.81, एस इक्वल्स टू 0.81/9, यह आ जाएगा 0.09। ठीक है, कहीं पे मुझसे कैलकुलेशन में क्या बोलते हैं थोड़ी ऊपर नीचे कुछ गलत हो जाए तो एक बार कमेंट्स में जरूर 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 हाईलाइट कर देना उस गलती को। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में एकदम जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव का, पीवाईक्यू सेशन का ऑब्जेक्टिव ना तो कैलकुलेशन सीखना है, ना ही इनको ऑब्जेक्टिव इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन सीखना है। ठीक है, इन पीवाईक्यू सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अप्रोच पता चल जाए कि क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे उसके अंदर दिमाग लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाएगा, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। ठीक, यानी हम अपना माइंड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली वीडियो देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि चलो हमारे चैप्टर हो रहे हैं ये, तो ऐसा मत करना। अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, चलो पढ़े अगला क्वेश्चन, एकदम कंफर्ट जोन का क्वेश्चन है हमारे, फटाफट से इसको निपटा दो, वीडियो पॉज करो। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर निकालो और फिर मैच करना कितना आ रहा है। हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइट्रो कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, वोल्टेज गिवन है, पहले डेटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 230
has 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere. 3.2 ampere का करंट है which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. और इसका जो करंट है वो कम होकर हो गया 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें गिवन है 1.7 10 की पावर माइनस का 4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सुन लो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है एक मटेरियल है नाइक्रोम का, उसको 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करा तो उसमें करंट कितना है 3.2 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से हमें रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, आर इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में 3.2, ये हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक, फिर उसने बोला है थोड़ी देर के बाद वो गर्म हुआ, उसमें क्या बोलते हैं करंट की वैल्यू कम हो गई। करंट की वैल्यू कम कितना हुई 2.8। वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी वोल्टेज सेम ही है। ठीक है, बैटरी लगा रखी है 230 वोल्ट की, तो उस पर थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा। वोल्टेज 230 वोल्ट है, करंट था 3.2, तो इनिशियली रेजिस्टेंस हमने निकाल दी। अब वोल्टेज है 230 वोल्ट, करंट कम हो चुका 2.8, अब रेजिस्टेंस कितना होगा चेक कर लेते हैं कितना होगा। V अपॉन आर होगा, 230 अपॉन में 2.8, जो भी आएगा ये। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में टेम्परेचर 27 था, अब उसने बाद में टेम्परेचर पूछा है कितना होगा, तो सारा डेटा देख करके बहुत प्यार से समझ आ जाना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, बाद का रेजिस्टेंस 230 अपॉन में 2.8 और इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन है 230 अपॉन में 3.2। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, अल्फा की वैल्यू कितना है 1.7 10 की पावर माइनस के 4। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ही तो हमें निकालना है, तो मान लिया बाद का जो टेम्परेचर है वो है टी। इनिशियल टेम्परेचर था 27, बाद का टेम्परेचर मान लो टी जो उसने पूछा है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा टी माइनस 27। ठीक है, इसको केल्विन वेल्विन में चेंज मत करना, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट को कुछ भी लिखो वो सेम होती है। ठीक है, सॉल्व करके इसको निकाल देना, टी की वैल्यू कितना आएगी, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ देख करके, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और कैलकुलेशन यार बाई हैंड करना, कोई भी ये नहीं करना कि हाँ एग्जाम में देख लेंगे कैलकुलेशन को, अभी तो फोन से कर लेते हैं या कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो ये सब गलती मत करना, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन बाय हैंड अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एंड टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। डेल्टा टी की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 840। ठीक है, डेल्टा टी मतलब ये टी माइनस 27, इसकी वैल्यू मिलेगी तुम्हें 840 और फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 867 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, और जिसको भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है चैनल पे कैलकुलेशन सीरीज की 4-5 वीडियोस डाल रखी हैं, कैलकुलेशन करनी कैसे है, जो लेंथी लेंथी कैलकुलेशन है उसको भी तुम देख सकते हो, अगर कैलकुलेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। आ जाओ जरा। हाँ, ये थोड़ा डेंजर सा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन से डरते थोड़ी है हम लोग, नहीं आएगा छोड़ देंगे, क्या दिक्कत आ रही है ना। आ जाओ। A wire of uniform cross section and resistance 4 ohm is bent in the shape of a square ABCD. स्क्वायर किधर है, ये ना। से भाई ऊपर, चलो छोड़ो, क्वेश्चन पढ़ो अपना। हाँ, पढ़ो जरा। A wire of uniform cross section and resistance 4 ohm is bent in the shape of a square ABCD। तो ये रहा स्क्वायर ABCD और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, यानी कि एक वायर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम हो गया ना टोटल 4 ओम, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड इक्वल होंगी। पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉइंट पी ऑन डीसी बाय ए वायर एपी। ए को यहां से हमने कनेक्ट करा, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड क्या लिखा है, सी लिखा होगा ना, तो एक बार चेक कर लेते क्या लिखा है, सी होगा, तो कोई पॉइंट है नहीं। हाँ, पॉइंट ए एंड सी, द पॉइंट बी एंड पी आर सीन टू बी एट द सेम पोटेंशियल। उसने बोला है कि जब हमने ए और सी के अक्रॉस कोई वोल्टेज कोई बैटरी लगाई, कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो हमें
बी और पी के बीच में भी सेम पोटेंशियल देखने को मिला। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट डीपी? इस डीपी वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? ठीक है, समझ आया क्या बोला है उसने? चलो जरा इसको कर लेते हैं, कुछ अगर इसमें हो जाए तो। ए और सी का पोटेंशियल और बी और पी का पोटेंशियल सेम है। ए और सी का पोटेंशियल, बी और पी का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो इस बात से हमें क्या समझ आया? इस बात से हमें कुछ समझ नहीं आया। ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। मान लिया इस वायर का रेजिस्टेंस है एक्स। ठीक है, तो बचा हुआ रेजिस्टेंस इसका होगा 1 माइनस एक्स। ठीक, इसके बाद इसमें क्या कर सकते हो? इसके बाद हम इसको छोड़ सकते हैं, है ना? क्योंकि और तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें करने के लिए। रुको जरा एक सेकेंड, क्या किया जाए सोचो। अच्छा, एक बार कमेंट्स में बताना, जिसका भी ये क्वेश्चन हो जाए, किसको एक बारी में ही क्लिक हो गया कि इस क्वेश्चन में ये करना है। ठीक है, ये बताना, देखते हैं कौन है हमने। हाँ सुनो, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और सी के बीच में जब तुम लोगों ने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करा, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया सी। ए और सी के बीच में कुछ वोल्टेज यानी कि कोई बैटरी तुमने अप्लाई करी, तुरंत उसी टाइम पे तुमने नोटिस किया कि बी और डी का जो पोटेंशियल है वो एकदम सेम है। बी और डी का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो क्या इस बात से कुछ रिलेट कर पा रहे हो? वीटी स्टोन ब्रिज करके हमने कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ रिलेट हो पा रहा है उससे? बिल्कुल हो पा रहा है भाई। वीटी स्टोन ब्रिज ऐसे ही था ना? एक बार देखो जरा इसको, ये क्या बना दिया मैंने? ऐसे ही था ना वीटी स्टोन ब्रिज? तुम बोलते थे कि इधर बैटरी लगी हुई है ना? कि इधर बैटरी लगी हुई है और बीच वाली ब्रांच में करंट होगा जीरो। अगर बीच वाली ब्रांच में करंट जीरो है, इस बात का यही मतलब हुआ ना कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। V इक्वल्स टू आई आर। मैं बोल रहा हूँ करंट है जीरो, वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा। बात समझ आ रही है? वीटी स्टोन ब्रिज में बीच वाली ब्रांच में करंट जीरो, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा? जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, जो कि उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया। देख लो उसकी चालाकी, सिंपल सी चीज को उसने इतना तोड़ फोड़ के दिया ताकि बच्चा देखता ही रह जाए। भले से हमें सबको आता है ये वीटी स्टोन ब्रिज, ठीक है, बट बच्चा देखता रह जाएगा कि उसने बोला क्या है। तभी मैं एकदम पहली वीडियो से ही तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन का एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से सीबीएसई वाले अब ऊट पटांग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। ऊट पटांग इन द सेंस कि उसकी जो लैंग्वेज है वही तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा जैसे ही तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हें पता चल जाएगी। करें अब इसको, अब तो समझ गए हम लोग वेट स्टोन ब्रिज है ये। अगर ये वेट स्टोन ब्रिज है तो क्या किया जाए इसमें? इन सबको सॉल्व कर ले पहले। 1 और x सीरीज में कनेक्ट है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स और ये वाला 1 आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, इनको सॉल्व कर दो। 1 प्लस एक्स और 1 आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1 प्लस एक्स और 1 पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा हमें r इक्वल्स टू ऊपर 1 प्लस एक्स, नीचे 1 प्लस सॉरी 2 प्लस एक्स। उल्टा भी करोगे ना इसको? ठीक है, इन्वर्स करोगे r की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इस सर्किट डायग्राम को फिर से क्या बोलते हैं, फिर से रिड्रॉ करें हम लोग ताकि ये थोड़ा सुंदर लगे दिखने में। देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, ध्यान से देखना। ए से लेके बी तक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, फिर बी से सी तक बनाओ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, फिर सी से पी तक बनाओ, फिर सी से पी तक बनाओ और फिर वापस पी से ए पर आ जाओ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ये कितना है? 1 ओम। ये कितना है? 1 ओम। अब ध्यान से देखना, ए और पी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? ए और पी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? ये 1, और साथ में पैरेलल में ये भी था। भाई ये सब कुछ ए और बी से ही तो कनेक्ट है ये। तो 1 और x सीरीज में है, इसके साथ 1 पैरेलल में। हमने सब कुछ सॉल्व किया, सब कुछ सॉल्व करके इनके बीच का रेजिस्टेंस हमें कितना मिला? 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक, इसके बाद तो कहानी सिंपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा दो।
अपोजिट वालों की मल्टीप्लाई होती है इक्वल, या R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, ठीक है। तो 1/1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स अपॉन में 1। ऐसे होता है ना ये, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। या तुम्हें लास्ट सेशन में मैंने एक बढ़िया सी चीज बताई थी, वो क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज में अपोजिट वाले रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई होती है इक्वल। तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और ये इंटू ये कितना होगा, यही हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व किया जाए इसको। कुछ गलती हुई है हमसे? 1 प्लस एक्स और 1 है पैरेलल में, ठीक है। हमसे गलती क्या हुई है, हमसे गलती ये हुई है, देखो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स, ठीक। ये ये 1 माइनस एक्स था ना ये वाला, तो ये बाई मिस्टेक मैंने इसको 1 लिख दिया, तो इसको ठीक कर लेना। अब तो आ ही जाएगा आंसर, है ना। R1/R2 R3/R4, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और अगर इसके हिसाब से देखा जाए लेफ्ट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब सॉल्व कर लो, कैसे भी सॉल्व कर लो, दोनों सेम ही चीज लिख दी, इसको इधर ले जाओ सेम ही बन जाएगा, ठीक। आ जाओ, 1 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर ले गए माइनस को 2, ये बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा दिया जाए, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2, ये 2 रूट 2 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बचेगा। इसके दो आंसर पॉसिबल है, एक तो प्लस में ले लो और एक माइनस में ले लो। रेजिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता तो इसको डिस्कार्ड कर दो, रेजिस्टेंस पॉजिटिव में होगा तो इसको ले लो, ठीक है। इसको भी फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, माइनस का 1 प्लस 1.41, और ये कितना हो जाएगा 0.41 ओम। बात समझ आई, सिर्फ कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया, ठीक है। कैलकुलेशन सब तुम्हारे ऊपर है, फिर भी मैंने फटाफट से जैसे भी हुई एकदम से कर दी, ठीक है। तो ये मत बोलना कि सर आपने तो कैलकुलेशन हमें समझाई नहीं अच्छे से, भाई बेसिक सी चीज है कि क्लास 9th में करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है एकदम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला जो फॉर्मूला लगाते थे, बस वही लगाए यहाँ पे और कुछ नहीं किया। कर लोगे ना? इसमें भी अगर कुछ डाउट है तुम्हें तो मुझे एक बार कमेंट्स में बताना, तो फिर मैं तुम्हें डांट दूंगा अच्छे से कि ये छोटी सी चीज क्या पूछ रहे हो डाउट में। आ जाओ, और ये पहुंच चुके हैं हम लोग सेंचुरी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, इस सेंचुरी के लिए खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए कमेंट्स में, दिल भर देना जो जो क्वेश्चन नंबर 100 पर पहुंच चुका, ठीक। आ जाओ, कम से कम 10 दिल तो भेज ही देना 100 के लिए। हाँ, सीबीएस क्या पढ़ रहा हूँ मैं, सीबीएसई पीवाईक्यू 100। सुनो, किरचॉफ फर्स्ट रूल, करंट का सम इक्वल टू जीरो, सेकंड रूल होता है समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू समेशन ऑफ ये ईएमएफ, वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। बच्चों जैसा क्वेश्चन जब किरचॉफ लॉ तुम्हें पढ़ाया था तभी बता दिया था, क्या बताया था कि किरचॉफ का जो पहला रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और किरचॉफ का जो दूसरा रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है कोई सा, चार्ज और एनर्जी, चार्ज और एनर्जी, चार्ज और एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा ये भी देख लेना पहला कौन सा रूल लिखा है बाद में कौन सा लिखा है, एक ऑप्शन ये भी है एनर्जी और चार्ज का, ठीक है। वो क्वेश्चन को फ्लिप करके दे देगा कि किरचॉफ का सेकंड लॉ और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ रेस्पेक्टिवली किस पर बेस्ड है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, फिर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी मैं बोलता हूँ बार बार कि इसी क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो हम वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो कर लेना भाई अटेम्प्ट, फिर पता चले सच में छोड़ के आ जाओ। हाँ चलो देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर, ए और बी के बीच में उसने रेजिस्टेंस पूछा है कितना होगा, तो क्या बोलो बताओगे, ये सीरीज पैरेलल निकालना तुम्हें पीछे सिखा दिया था मैंने, आर और आर,
क्या ये सीरीज में कनेक्ट है? नहीं। क्यों? भाई, इनके बीच में से एक वायर निकल चुका। ठीक है, सीरीज का मैं एक बार फिर से बता देता हूं तुम्हें। दो रेजिस्टेंस को सीरीज में तभी बोलोगे जब वो एक के बाद एक कनेक्ट हो। अगर उनके बीच में एक भी वायर आ जाए डिस्टर्ब करने के लिए, फिर उनको सीरीज में नहीं बोला जाएगा। ठीक है। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है? बिल्कुल है। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है? नहीं। क्यों कनेक्ट नहीं है सीरीज में? क्योंकि ये आपस में तो जुड़े हैं, बट इनको डिस्टर्ब करने के लिए बीच में से वायर आ गया। ठीक है। तो ये होता है सीरीज का। तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये और ये सीरीज में कनेक्ट है, तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि ये आपस में तो कनेक्ट है, बस ये डिस्टर्ब करने के लिए बीच में आ गया। क्या ये सीरीज में कनेक्ट है? नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए ये आ गया। अच्छा, पैरेलल के लिए क्या बताया था तुम्हें? पैरेलल के लिए बता रखा है कि पॉइंट्स को बना लो, तो पॉइंट्स बना लेते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है। इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो। ए रख दो स्मॉल ए। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? ये भी स्मॉल ए हो जाएगा। याद है लास्ट सेशन में क्या था, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने। ठीक है। तो पीवाईक्यू सेशन को एकदम कंटिन्यू, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। ठीक है। कोई सा भी अगर सेशन रह जाएगा तो हो सकता है फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। तो ऐसा मत करना कि रैंडमली किसी भी वीडियो पे कोई भी कहीं पर भी जंप कर रहे हो, तो क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं इस चैप्टर के अच्छे से, तो फिर तो रैंडमली कुछ भी उठा करके देख सकते हो। ठीक। चलो देखो, इस पॉइंट का वोल्टेज हमने माना ए। यहाँ पे कुछ नहीं कनेक्ट, इसका भी वोल्टेज कितना होगा? ए। ठीक है। क्या मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं? क्या मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं? क्यों? भाई, ये रेजिस्टेंस सेम ही पॉइंट से कनेक्ट है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए है। तो अगर कोई भी चीज सेम ही पॉइंट से कनेक्ट है, तो क्या उसके बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, तब तक करंट उसमें कैसे फ्लो हो जाएगा? अगर वोल्टेज डिफरेंस ही जीरो है, तो करंट तो फिर जीरो होगा। यानी कि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और रेजिस्टेंस पे अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। और उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है, हमारा सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल सा बन जाएगा। इस तरफ आर और इस तरफ। अब ये आर और आर सीरीज में कनेक्ट है, दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, इनको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आ रहा बीच में, तो आर और आर मिलकर के कितना हो जाएगा? टू आर। और ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी की तरह एक मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ये आर, ये आर और ये आर। ठीक है। पहले तो सीरीज देखना, फिर उसके बाद पॉइंट्स बनाना, तुम्हें पैरेलल भी नजर आ जाएगा। तो क्या इसमें कुछ सीरीज में नजर आया? मैं तुमसे पूछूं, क्या ये दोनों सीरीज में है? तुम बोलोगे बिल्कुल है। क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं। इनको डिस्टर्ब करने के लिए बीच में से वायर आ चुका है ना। तो ये दोनों तो नहीं है सीरीज में, लेकिन ये दोनों है सीरीज में। तो इन दोनों को सॉल्व कर ले, कितना आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके? टू आर। चलो जी। अब पैरेलल में कैसे देखें हम लोग, तो पॉइंट्स को बना लेते हैं। ये पॉइंट का नाम क्या दें? कैपिटल ए। क्यों? ये पॉइंट था कैपिटल ए। बीच में कुछ नहीं कनेक्ट, कैपिटल ए। बीच में कुछ नहीं कनेक्ट अभी तक, कैपिटल ए। ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है। ये भी कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए। बीच में कुछ कनेक्ट ही नहीं है। ये भी कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए, और ये भी कैपिटल ए होगा। यानी ए और बी सेम ही पॉइंट है। कुछ जा रहा है दिमाग में, सर क्या बोल रहे हो, क्या नशे करके आते हो क्या, क्या क्या बोल रहे हो पता नहीं, कैपिटल ए कैपिटल बी पॉइंट बनाओ। सुकून से आराम से सोचो। ठीक है। ये पॉइंट अगर कैपिटल ए है, क्या बीच में कुछ कनेक्ट है? नहीं। मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? आपने कुछ नहीं सिखाया, बहुत बढ़िया। देखो, ये पॉइंट है ए। मैंने तुम्हें सिखाया था कि बीच में अगर कुछ कनेक्ट ना हो, तो पॉइंट का नाम हम चेंज नहीं करेंगे। ए रहेगा वो। यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा। ए, ए और ए। तो ये बी और ए पॉइंट सेम ही चीज है। ठीक है। क्या इन सब में से किसी भी रेजिस्टेंस का कोई रोल बचा इसमें? लॉजिकली सोचो ना। देखो, अगर इधर से करंट आया, तो करंट कहां से जाएगा? क्या सीधा जाएगा वो? नहीं। करंट तो वहां से जाएगा ना जहां से रेजिस्टेंस कम मिले। तो सारा का सारा करंट ऊपर से पास हो जाएगा। है ही नहीं करंट, है ही नहीं रेजिस्टेंस ऊपर, तो यहां तक आया करंट। क्या वो आगे जाएगा? नहीं। सारा का सारा करंट इधर से पास हो जाएगा। तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। इन तीनों रेजिस्टेंस में से किसी एक भी रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं आएगा, तो रेजिस्टेंस है इसका जीरो। समझ आया कुछ? नहीं आया समझ?
चलो कोई नहीं, रेजिस्टेंस का मैं सेशन अलग से लूंगा, ठीक है। उसमें हम सीरीज और पैरेलल ही सीखेंगे, सीरीज और पैरेलल हमें कैसे फिगर आउट करना है। हालांकि जिन बच्चों को समझ आ चुका है ये, वो एक बार मुझे बता देना, और जिनको नहीं समझ आ चुका वो थोड़ा सा वेट करना, जब भी रेजिस्टेंस का सेशन होगा मैं, ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना। कंफर्ट जोन का क्वेश्चन उल्टे हाथ से कर दो सॉल्व। उल्टे हाथ से छोड़ो, ये तो पैरों से पेन पकड़ो, पैरों से सॉल्व करो इसको। इस क्वेश्चन का लेवल इतना कम है। वोल्टेज है 200, रेजिस्टेंस है 100, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, टाइम है 1 सेकेंड। तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस से करंट मिल जाएगा, I इक्वल्स टू वी बाई आर, 200/100, ठीक है। पर I इक्वल्स टू क्यू बाई टी से मिल जाएगा हम लोगों को क्यू, करंट है 2, टाइम है 1, तो हमें क्यू मिल चुका 2 कूलम्ब। और Q इक्वल्स टू एन ई से हमें N मिल जाएगा, जो कि उसने हमसे जानने की कोशिश की है, ठीक है। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 5 20, 4 4 16, 4 1 4 2 4 5 10 की पावर 19, ये आ चुका हमारा आंसर। और मुझे नहीं लगता कोई सा ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक किया है हमने। हम कैसे गलत हो सकते हैं, ठीक है। 1.25 10 की पावर 19 एक नंबर मिला, नंबर को चुपके से लो और चुपके से आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आ जाओ जरा, हाँ करें अगला 108। फिजिक्स सॉल्व करते करते 108 की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस का यही होता है ना नंबर। चलो जो भी होता है क्वेश्चन पढ़ो अपना। टू वायर एक्स एंड वाई ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, पहली लेंथ दूसरी लेंथ इक्वल है, पहला एरिया है ए, दूसरा एरिया है 2a, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एन आइडियल बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये लेंथ वगैरह के टर्म्स में, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है। एक तो हमें ये पता है आई अपॉन ए, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, एन ई वी डी, ठीक। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कुछ, आई अपॉन ए ही पता है हमें, ठीक है। बट उसने लेंथ वगैरह की बात की है ना, तो पहले यार बनाना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। याद है हमने पहले काफी सारे क्वेश्चन किए हैं इसके भी। देखो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे एक ये पता है, एक ये पता है। क्या ये कहीं से कहीं तक लग पा रहा है, नहीं। कैसे पता चला आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिवन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है। तो ये तो शायद नहीं लगेगा। अच्छा इस पे आ जाए, करंट और एरिया, एरिया के बारे में तो बोल रखा है ना उसने, फिर करंट तो नहीं बोला उसने कुछ, तो करंट का हम निकाल लेंगे। करंट होता है ना वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, रो एल अपॉन ए से ए कट, क्या बचा, वी अपॉन में रो इंटू एल। समझ आई ये चीज, आ जाओ जरा। अब यहां से देख लेते हैं, उसने बोला है कि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, वोल्टेज सेम होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो पहली चीज वोल्टेज सेम है, खत्म करो इसको। दूसरी चीज सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी सेम होगी, बिल्कुल ठीक बात है, खत्म करो इसको। सेम लेंथ भी बोली है उसने, बिल्कुल ठीक बात है, तो सेम लेंथ होगी। अच्छा जब सब कुछ सेम ही हो गया, तो करंट डेंसिटी का रेशो कितना हो जाएगा, 1:1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, एक नंबर का आंसर मैच कर लेते हैं इसका, और फिर कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कदम कदम बढ़ाए जा और आगे बढ़ते जाओ। इसमें गिवन है 2:1, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, पैरेलल में कनेक्ट है वो, एरिया एक का ज्यादा है एक का कम है, ठीक है। यार आंसर में 2:1 गिवन है, बट 2:1 तो नहीं होना चाहिए,
उसने पता है सॉल्यूशन भी क्या कर रखा है, देखो मैं बता देता हूँ। उसने ऐसा बोला है कि J1/J2 इक्वल्स टू I1/A1 और I2/A2। उसने करंट को कैंसिल कर दिया और बोल दिया कि एरिया का रेशो तो 2:1 है, तो आंसर आ जाएगा 2:1। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हम करंट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? बात समझ आ रही है? सॉल्यूशन में कुछ भी गिवन है उसको भूल जाओ, सॉल्यूशन थोड़ी करने हैं हमें। मैं भी क्या बताया तुम्हें थोड़ी देर पहले कि इनका पीवाईक्यू सेशन का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करना नहीं है, आंसर निकालना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने दिमाग को थोड़ा सा ग्रो करना, क्वेश्चन से लड़ना हमें सीखना। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। आंसर में दे रखा है 2:1 और हमारा आ रहा है 1:1। तो कौन ठीक है? हम एकदम लॉजिक से गए, उसका लॉजिक तो हमें नहीं समझ आया। करंट थोड़ी ना सेम दे रखा है। ठीक है। अच्छा, अगर उसकी बात थोड़ी-सी मान ली जाए, सुनना थोड़ी ध्यान से। ये मत सोचना कि आंसर नहीं आ रहा तो छोड़ दो इसको। यही सब तो हमें सीखना है कि चीजों को सोचना कैसे है। ईएमएफ है ई, दोनों वायर पैरेलल में कनेक्ट है, एक का एरिया है ए, दूसरे का एरिया है 2a। ठीक है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका रेजिस्टेंस चेंज होगा। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि इसमें अलग करंट फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से ही साफ नजर आ रहा है कि इनका जो करंट है वो डिफरेंट है। एरिया करंट तो करंट ज्यादा, और सॉरी, एरिया कम तो करंट कम है, और एरिया ज्यादा है तो करंट ज्यादा। कहने का मतलब फिर ये सॉल्यूशन में उसने गलत दे रखा होगा। बाकी मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा। हालांकि अभी तक हम लोग लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, उसका लॉजिक गलत है पूरा एकदम। ये करंट तो कहीं से कहीं तक सेम नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है? तो कहीं भी कुछ भी सॉल्यूशन देख करके ये मत बोलने लगना कि इस सॉल्यूशन में तो ये दे रखा है तो ये होना चाहिए, इसका आंसर तो आपने ये बता दिया, ये आंसर आना चाहिए इसका, यहाँ दे रखा है वहां दे रखा है। ये सब मत करो। ठीक है, हम लॉजिक से जाएंगे। लॉजिक ठीक है, आंसर भी ठीक है। लॉजिक क्या बोलते हैं, लॉजिक अगर गलत है और आंसर तुम्हारा ठीक आ रहा है, वो चीज गलत है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? लॉजिक आंसर, लॉजिक आंसर। सर में जा रही है कुछ बात? ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, और ये खड़े हैं और बीच में है लॉजिक। तो कुछ बच्चे क्या होंगे, वो सीधा जंप करेंगे आंसर पे। आंसर उन्हें मिल जाएगा, उन्हें लॉजिक से कोई मतलब नहीं कि हमने फॉर्मुला वॉर्मुला डालना है, जैसे तैसे करके आंसर मिल गया, हम खुश हो गए। ठीक है कि हमें तो आंसर मिल गया, वही हमें चाहिए, और करने क्या है एग्जाम में, है ना? दूसरे बच्चे हैं, उन्होंने वो आंसर पे जंप करा उन्होंने, आंसर ठीक है उनका, लेकिन अब वो पीछे वापस आएंगे। पहली बात तो वो सीधा आंसर पे जंप करेंगे ही नहीं। ठीक है, एक तीसरा केस और बना देता हूँ। दूसरे बच्चे, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि बकवास कर रहा हूँ कुछ भी। काम ध्यान से सुनना। तीसरे बच्चे वो हैं जो पहले लॉजिक पे जाएंगे, फिर आंसर पे जाएंगे। ठीक है, आंसर अगर उनका गलत आया, चेक, वो फिर ये चेक करेंगे क्या हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। वो ये चेक नहीं करेंगे कि सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में ऐसा दे रखा है तो हम ऐसे मान लेंगे, ऐਵੇਂ ही मान लोगे। ठीक है, जो भी हमने सीखा है कॉन्सेप्ट, हम वो चेक करेंगे ना कि वो हमने सही लगाया कि नहीं लगाया। तो तीसरे टाइप के ये बच्चे होंगे। अब क्या क्या फर्क है इनमें? ऊपर वाले बच्चे ने क्या किया, सीधा आंसर पे जंप किया, उसका आंसर मैच किया, वो खुश हो गया, एग्जाम में गया, एग्जाम वाले ने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, खत्म हो वहीं पे, क्योंकि उसने लॉजिक लगाना तो कहीं से कहीं तक सीखा नहीं। ठीक है, ये तो हो गया फिर। इस बच्चे ने क्या किया, सीधा आंसर पे जंप किया, खुश हो गया, और फिर एक बार चेक किया क्या मेरा लॉजिक भी सही था क्या। ठीक है, एग्जाम में जाएगा, हाई चांसेस है कि ये भी गलती करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीधा तुम आंसर पे जंप करोगे तो आंसर तो मैच कर जाएगा, मान लिया एमसीक्यू है। ठीक है, तो एमसीक्यू के वो ऑप्शन इस तरीके से बनाएगा कि जो बच्चा सीधा आंसर पे जंप करेगा उसका कुछ अलग आंसर आएगा, जो स्टेप वाइज जाएगा उसका कुछ अलग आंसर आएगा। तो देख भी चुके हो तुम लोग, इतने सारे पीवाईक्यू सेशन अटेंड कर चुके हो, तुमने बहुत क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जहां पे कुछ ऊट पटांग सा बोल दिया सीबीएसई ने। ठीक है, पीवाईक्यू हम पीछे बहुत देख चुके हैं ऐसे। तो चांसेस है, हालांकि ये फिर भी पहले वाले से बेटर है। एक तीसरा बच्चा है, एकदम स्टेप वाइज जाएगा कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना है, यहाँ पे ये होना चाहिए, पूरा एकदम वो डिटेल में घुस जाएगा। ठीक है, अब अगर उसका आंसर गलत आता है,
तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आंसर ही गलत है। समझ रहे हो? इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलो, बहुत सारी चीजें बता दी तुम्हें। फिलहाल इसका आंसर 1:1 ही होगा। बाकी देखते हैं अगले सेशन में इसको कंफर्म करके। ठीक है, इसमें मैं स्टिप लिख देता हूँ ऊपर। आ जाओ, इसका ग्राफ के बने। हम्म, पढ़ो जरा, क्या पूछा है उसने? क्या पूछा है उसने? डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो डेफिनेशन है। फिगर शोज द वेरिएशन इन टू वायर अक्रॉस लैब, पूछा ही है उसे। अच्छा, इधर दे रखा है ना। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट, विच ऑफ द टू वायर इज लॉन्गर। पूछा इन दोनों वायर में से कौन बड़ा होगा, और स्लोप यहाँ पे क्या बता रही है, किस किस के बीच का ग्राफ है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज का ग्राफ। तो पहले देखो, ये वही क्वेश्चन है, खुद से करो, वीडियो पॉज करो, बहुत अच्छे से सिखा रखा है तुम लोग को। स्ट्रेट लाइन का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होता है, ठीक है? बहुत स्टेप वाइज तुम्हें बता रखा है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। 2-3 स्टेप में इसका आंसर बन जाता है। दुनिया में कहीं भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ एक ही हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। ठीक है, एक ही सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे। वो सीक्वेंस क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्यू ई टॉप अपॉन में एम। ई को लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू, सारी चीजें कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज में रिलेशन मिला हमें। जैसे ही हमें रिलेशन मिल जाए, तुरंत हम लोग क्या करेंगे? तुरंत हम लोग कर लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर। ये वाई एक्सिस पे है, बिल्कुल है। ये एक्स एक्सिस पे है, बिल्कुल है। स्लोप कितना हो जाएगी यहाँ पे? स्लोप हो जाएगी क्यू टॉप अपॉन में एम एल। यहाँ पे ई मत लिखा करो। ये जो क्यू लिखा है ना, जनरली आदत होती है हमारी इसको ई लिखने की। ई मत लिखा करो। ई फिर वो फिक्स हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की ही बात चल रही है। हो सकता है कोई और सा पार्टिकल दे रखा हो, फिर तुम ई थोड़ी लिखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग चार्ज लिखोगे। तो कोशिश क्या करो कि यहाँ पे क्यू लिखो। अगर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो ई लिख देना। ठीक है, चलो, पहला पार्ट हो गया हमारा। स्लोप उसने पूछी थी, हमने बता दी स्लोप। विच ऑफ द टू वायर इज लॉन्गर, कौन सा वायर लॉन्गर होगा? तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी लेंथ कम। सिंपल एकदम। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी लेंथ कम। तो स्लोप ज्यादा किसका है? ए का, तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी, पर इसकी लेंथ ज्यादा। वेरी इजी क्वेश्चन। आ जाओ जरा, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हमने पीछे किया था। इसका आंसर मैं सीधा टिक कर देता हूँ, पूरा डिटेल में बता रखा था तुम्हें कि ये डबल होगा तो ये डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा रिमेन्स अनचेंज। इसमें दिमाग लगाना खुद से, नहीं होगा तो बताना। ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन करा रखे हैं तुम्हें। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। देखो भाई, स्ट्रेट लाइन का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, एक ही चीज तुम्हें फॉलो करनी है। पहले रिलेशन लिखो, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराओ, ऑटोमेटिक आंसर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, जैसे इसमें मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा, क्या दे रखा है। स्ट्रेट लाइन का एक ही तरीका है बस करने का। आई और बी, आई और बी के बीच में रिलेशन पता है तुम्हें? बिल्कुल पता है। क्या इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा सकते हो? अभी नहीं करा सकते। क्यों? y एक्सिस पे वोल्टेज थोड़ी है। y एक्सिस पे वोल्टेज थोड़ी है। y एक्सिस पे तो करंट है ना। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करा लो, कौन सी बड़ी बात हो गई? इसको ऐसे लिख दो। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो किसी के पेट में कुछ दर्द होगा? नहीं होगा। लिख सकते हैं, सेम चीज लिख दी हमने। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि वाई एक्सिस पे करंट होना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक लिखा है। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा 1/r। सिंपल एकदम। स्लोप इक्वल्स टू 1/r। आर मतलब रो एल अपॉन में ए। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। भाई, स्ट्रेट लाइन का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, हर बार यही करोगे। इसके बीच में रिलेशन लिखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराओ, कंपेयर करके कुछ डेटा सामने आएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, इसलिए बोला है दो वायर है, उनकी लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, बिल्कुल ठीक बात है। कौन सा वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? तो सिंपल, रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसका स्लोप कम होगा।
ठीक है। क्या इन दोनों को तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो? बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज चेक करनी पड़ेगी। वो की चीज क्या चेक करोगे? बाकी क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। लेंथ और एरिया उसने क्वेश्चन में कांस्टेंट खुद बता रखा है। तो अब मैं बोल सकता हूं, अगर लेंथ और एरिया कांस्टेंट नहीं बोलता वो क्वेश्चन में, तो मेरा कोई हक नहीं बनता था कि मैं इन दोनों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाले की हेड है, उसको लेंथ और एरिया फिर कांस्टेंट तो हमें देना ही पड़ेगा। फिलहाल जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी कम, सिंपल। तो इसकी स्लोप ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और इसकी स्लोप कम है इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़े। ये कलर कोड सिलेबस से कट चुका है, तो इसको हम छोड़ देंगे। लिखा भी है ये इज नॉट इन योर सिलेबस, यहाँ लिखा देखो। ठीक है। हालांकि सीयूईटी जेई ये सब एग्जाम में तो आते ही है कलर कोड। फिलहाल बोर्ड के लिए तो छोड़ना ही है हमें। अच्छा, ये वाला पढ़ो। द थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर कंटिन्यूअसली इंक्रीज। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी डन, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डन। ठीक है, इसको तो कर लेना ट्राई। व्हीटस्टोन ब्रिज डेरिवेशन है, प्लेलिस्ट से कर लेना। ये क्या है? किस चीज का ग्राफ दे रखा है? सर्किट डायग्राम। सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, इसका ईएमआई। एक सेकंड देना बस मुझे। 8 वोल्ट हाँ, ये इसी का ही है। चलो इसको करें, पढ़ो जरा। A cell of EMF 2 volt, internal resistance 1 ohm is connected to another। इसी सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें करना है फाइंड। सिंपल क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ लगाओ, दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। थोड़ा फास्टली सॉल्व कर रहा हूं इसको मैं, ध्यान से देखते रहना। तो देखना क्या, तुम लोग सॉल्व करो ना वीडियो पॉज करके। इसमें क्या देख रहे हो? बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। उसने ये बोला है कि ए और सी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, तो करंट निकाल दो वोल्टेज आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। करंट तो दे नहीं रखे, मान लो फिर। याद है किरचॉफ लॉ? काफी डिटेल में बता रखे हैं तुम्हें। ठीक है, इधर से मैंने I1 माना, इधर से I2, तो मिलकर के इधर आ जाएगा I1 प्लस I2। बीच वाले इसमें एक लॉ इधर लगा दो, एक केवीएल इधर लगा दो, दो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करना। इसको भी यार खुद ही ट्राई कर लेना, मैं इक्वेशन बना देता हूँ तुम्हारे लिए। प्लस का 8 वोल्ट, इधर आए हम लोग माइनस का 4 I1 प्लस I2, फिर इधर आए हम लोग माइनस का 2 I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। माइनस का 4 I1 माइनस का 6 I2 इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस 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 खत्म करो। ये बन चुकी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा इसको 2 से भी तो कैंसिल कर सकते हो, और छोटा कर लो इसको। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 पे आ जाओ। इक्वेशन 2 में यहां से स्टार्ट कर दो, प्लस का 2 वोल्ट, करंट के साथ हो तो माइनस का 4 I1 प्लस I2, वापस से ये करंट के साथ हो तो माइनस का 1 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा माइनस का 5 I1 माइनस का 4 I2 इक्वल्स टू माइनस का 2। 5 I1 प्लस का 4 I2 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना, सॉल्व करके सीधा आंसर आ जाएगा। आंसर मैं लिख देता हूं कितना है। ठीक है, और किसी को इसमें डाउट हो तो वो डाउट तभी हो सकता है जब तुम पीवाईक्यू सेशन को एकदम स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, वोल्टेज पूछा है ना उसने, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ 24/7। I1 I2 देख लेना जो भी होगा। देखो मैं बता देता हूँ करना क्या है इसमें। उसने पूछा है ए और सी के बीच का वोल्टेज, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करोगे तुम? करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस तो ये रहा 4, करंट कितना है I1 प्लस I2, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कर देना, वोल्टेज तुम्हें ये मिल जाएंगे 24/7। ठीक है, चलो एक्सप्लेन द टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये मेथड पूछा है, स्किप करो।
पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है, सिलेबस में नहीं है। Why मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन वाइडली यूज फॉर मेकिंग वायर बॉन्ड स्टैंडर्ड रेजिस्टर, ऑलरेडी डन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट पीछे किया है हम लोगों ने, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ऑलरेडी डन, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक। अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस इज सो, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस कर लो इसको। तो बहुत इजी लग रहे होंगे ना क्वेश्चन ये, 120 क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम लोग। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस कितना है 100, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 117, ठीक है। और ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट भी ऐसे होगा। एल्फा उसने दे रखा है 1.7 10 की पावर माइनस का 4। सिंपल करना कैसे मैं वो लिख रहा हूं, कर लेना सॉल्व। फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस है 117, इनिशियल रेजिस्टेंस है 100, एल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस 27। सॉल्व करना, यहां से तुम्हें T2 मिल जाएगा, और T2 कितना मिलेगा वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें 1027 डिग्री सेल्सियस, डन। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है, अब की बार रेजिस्टेंस पूछा है और टेम्परेचर गिवन है, मतलब सेम चीज है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर गिवन था, रेजिस्टेंस पूछा, टेम्परेचर पूछा है, रेजिस्टेंस गिवन है। सेकंड पार्ट में उल्टा कर दिया, ये उसने पूछा है और ये हमें गिवन है, ठीक है। T2 हमें गिवन है 427 और R2 उसने पूछा है। सेम फॉर्मूला सेम चीज, सबको सॉल्व करोगे इसका आंसर मिल जाएगा तुम्हें। और प्लीज प्लीज जरूर सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये गलती मत कर लेना कि कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे एग्जाम में, तो कैलकुलेशन नहीं होगी जब तक तुम बाई हैंड उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। डेरिवेशन फिर से, और इसी के साथ 120 क्वेश्चन यानी कि 12 दिन बन जाने चाहिए कमेंट सेक्शन में, जो भी यहाँ तक इस माइलस्टोन को अचीव कर चुका है। बहुत बड़ी बात है यहाँ तक पहुंचना, 120 क्वेश्चन करना एक चैप्टर से। यहाँ तक हम लोग 2019 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज को खत्म कर चुके, ठीक है। अब सिर्फ 2025 के कुछ 20-25 पीवाईक्यूज होंगे, वो एक सेशन में करेंगे। फिर एक सेशन में करेंगे हम लोग जो हमारे स्किप क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो 2 सेशन और होंगे इस चैप्टर 3 के, फिर ये चैप्टर 3 हमारा बहुत 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 अच्छे से हो जाएगा। मतलब जिन लोगों ने भी पूरा अच्छे से फॉलो किया होगा तो फिर उनको कहीं पे कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट, वो भी इतना ही बड़ा चैप्टर है। फिर छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे। फिर इसके बाद हमें जो सबसे बड़े चैप्टर मिलेंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9, रियोप्टिक्स और अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट फिर भी ठीक ठाक है, बट रियोप्टिक्स काफी लेंथी चैप्टर है, उसमें भी काफी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।